नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। तो आज हम भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, 1857 का महाविद्रोह। हम इसे स्लाइड बाय स्लाइड समझेंगे ताकि एग्जाम के लिए हर पॉइंट एकदम साफ हो जाए। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। इसका शीर्षक है 1857 का महाविद्रोह, एक परिचय। और यहाँ लिखा है ब्रिटिश नींव को हिलाने वाला पहला झटका। बिल्कुल, देखो ये सिर्फ एक दिन में हुआ कोई सैनिक विद्रोह नहीं था। ये प्लासी की युद्ध मतलब 1757 के बाद के पूरे 100 सालों की जो ब्रिटिश नीतियां थीं उनका नतीजा था। अच्छा। उनकी आर्थिक नीति, उनकी हड़प नीति, इन सब ने भारतीयों में इतना गुस्सा भर दिया था कि बस एक कह सकते हैं चिंगारी की जरूरत थी। इसीलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं और सिपाही विद्रोह भी, दोनों नाम हैं इसके। सर, यहाँ मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछो। अगर ये 100 सालों का गुस्सा था तो इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना क्या सही होगा? मतलब इसमें तो आम लोग भी शामिल हुए होंगे ना? बहुत अच्छा सवाल, और इसी पर तो इतिहासकारों में बहस है, जिसे हम आगे की स्लाइड्स में और डिटेल में देखेंगे। अरे सर देखिए, यहाँ एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। इसे याद रखना कि वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ओके। ये सवाल एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है सर, चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। राजनीतिक कारण, रियासतों का हड़प। इसमें एक बड़ी सी मशीन है जो राजा का ताज उठा रही है। हाँ, ये जो मशीन है ये डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को दिखा रही है। अच्छा। इस नीति के तहत अगर किसी राजा का अपना मतलब सगा बेटा नहीं होता था तो अंग्रेज उसके राज्य को हड़प लेते थे। ओहो। झांसी, सतारा, नागपुर ऐसे कई राज्य इसी का शिकार बने। और तो और 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जी। इससे राजाओं और उनकी प्रजा दोनों में बहुत गुस्सा फैल गया। सर, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली नीति तो बहुत ही गलत थी। क्या इसका मकसद सिर्फ राज्यों पर कब्जा करना ही था? बिल्कुल, ये ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की एक सोची समझी चाल थी और कुछ नहीं। सर, यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ, इसे नोट कर लो। सतारा 1848 में हड़प नीति का शिकार बनने वाला पहला राज्य था। पहला राज्य सतारा? हाँ, ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है। चलिए सर, अब तीसरी स्लाइड देखते हैं। इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, आर्थिक कारण, सोने की चिड़िया का पिंजरा। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। अंग्रेजों ने अपनी भू राजस्व नीतियों से किसानों की कमर ही तोड़ दी थी। उन्होंने भारत के जो छोटे छोटे उद्योग थे, कारीगर थे, उनको बर्बाद कर दिया ताकि इंग्लैंड का बना हुआ महंगा सामान यहाँ भारत में बिक सके। अच्छा, मतलब यहाँ की इंडस्ट्री खत्म करो और अपना माल बेचो। एग्जैक्टली। भारत से कच्चा माल सस्ते में ले जाते और तैयार माल महंगे में बेचते। इसी को धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया, जिससे भारत में गरीबी बहुत बढ़ गई। मतलब सर, उन्होंने हमारे ही देश के संसाधनों से हमें ही लूटा। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? तुम्हारा सवाल ही अगले एग्जाम अलर्ट का जवाब है। हाँ सर, यहाँ लिखा है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी सिद्धांत दिया। बिल्कुल, ये नाम, किताब का नाम और ये थ्योरी तीनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड है सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप। यहाँ एक हथौड़ा, कानून की किताब और पूजा की सामग्री दिख रही है। ये दिखाता है कि अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया था, जैसे सती प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। जी, हालांकि ये कदम अच्छे थे, पर उस समय के जो रूढ़िवादी समाज के लोग थे उनको लगा कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। ऊपर से ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराना, सैनिकों को तिलक पगड़ी पहनने से रोकना, इन सब ने लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया। सर, लेकिन सती प्रथा को खत्म करना तो एक अच्छा सोशल रिफॉर्म था, फिर भी लोग नाराज क्यों हुए? क्योंकि उन्हें लगा कि ये विदेशी लोग हैं और ये हमारी सदियों पुरानी परंपराओं पर हमला कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। उन्हें ये एक बाहरी हस्तक्षेप लगा। समझ गई। सर, एग्जाम अलर्ट। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ये सैनिकों को समुद्र पार जाकर सेवा करने के लिए बाध्य करता था। ओहो। और उस समय समुद्र पार जाना धर्म के खिलाफ माना जाता था। ये भी सैनिकों के गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण बना। सर, अब आते हैं उस कारण पर जिसके बारे में मैंने सबसे ज्यादा सुना है। अगली स्लाइड, तात्कालिक कारण, एनफील्ड राइफल।
बिल्कुल, ये वो चिंगारी थी जिसने कह सकते हैं पूरे बारूद में आग लगा दी। सेना में पुरानी ब्राउन बैस राइफल की जगह नई एनफील्ड राइफल लाई गई। जी, इसके कारतूस को लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। हाँ, और एक अफवाह फैल गई। कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। सही। तो सर, क्या ये सच था या सिर्फ एक अफवाह थी? क्योंकि इससे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की भावनाएं आहत हुई होंगी। देखो, इतिहासकारों में इस पर मतभेद हैं, लेकिन इस अफवाह का असर बहुत गहरा हुआ। इसने सैनिकों के मन में जो शक बैठा था ना, उसे यकीन में बदल दिया। कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। सर, यहाँ एग्जाम अलर्ट में यही बात लिखी है। एग्जैक्टली। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित हराम है। ये पॉइंट इस विद्रोह के तात्कालिक कारण को समझने के लिए की है। चलिए सर, अगली स्लाइड पर मंगल पांडे और विद्रोह का आरंभ। चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ पहली आवाज बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने उठाई। 29 मार्च 1857 को उन्होंने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने अफसर पर गोली चला दी। हाँ, इसके लिए उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने पूरे देश के सैनिकों में विद्रोह की आग भड़का दी। सर, मेरा एक डाउट है, अगर मंगल पांडे ने मार्च में ही विद्रोह कर दिया था, तो हम विद्रोह की जो ऑफिशियल शुरुआत है वो 10 मई से क्यों मानते हैं? अच्छा सवाल है। देखो, मंगल पांडे का विद्रोह एक व्यक्तिगत स्तर पर था, लेकिन एक संगठित रूप में, मतलब सैनिकों की पूरी टुकड़ी ने जो विद्रोह किया, वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। अच्छा, तो वो एक संगठित शुरुआत थी। समझ गई सर। और देखिए, एग्जाम अलर्ट में भी यही लिखा है। हाँ, विद्रोह की आधिकारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। ये डेट और ये प्लेस दोनों याद रखना बहुत जरूरी है। ओके सर, अगली स्लाइड है विद्रोह का प्रसार और प्रतीक। इसमें कमल और रोटी दिख रहे हैं। हाँ, मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली चलो का नारा दिया और दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। जी। इसके बाद विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार तक तेजी से फैल गया और ये जो कमल का फूल और रोटी है, इनको विद्रोह के गुप्त संदेश के रूप में एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाया जाता था। सर, ये कमल और रोटी का क्या मतलब था? मतलब यही सिंबल क्यों चुने गए? इसके पीछे का सटीक कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये विद्रोह की योजना और एकता का प्रतीक थे, जिन्हें गुप्त रूप से फैलाया जा रहा था। अच्छा सर, एग्जाम अलर्ट, ये तो चौंकाने वाला है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला था। पंजाब और दक्षिण भारत का बड़ा हिस्सा इससे अछूता रहा। ओहो। और यही इसकी असफलता का एक बड़ा कारण भी बना आगे चलकर। सर, अब हीरोज की बात करते हैं। अगली स्लाइड, प्रमुख नेतृत्व, झांसी और बिहार। इस विद्रोह में कई वीर नायकों ने अपनी धरती के लिए लड़ाई लड़ी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के जगदीशपुर में 80 साल के वीर कुंवर सिंह। 80 साल के? हाँ, लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में नाना साहेब और उनके सेनापति तात्या टोपे ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। सर, इन सभी नेताओं के अपने अपने कारण थे लड़ने के। जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के अधिकार के लिए लड़ रही थी, क्या कोई एक कॉमन लक्ष्य था सबके पास? देखो, तात्कालिक कारण अलग हो सकता है, लेकिन कॉमन लक्ष्य एक ही था, फिरंगी यानी विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना। समझ गई। सर, यहाँ का एग्जाम अलर्ट तो बहुत फेमस है। बिल्कुल। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा था कि वो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थीं। ये स्टेटमेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सर, इतने वीर नायकों के होते हुए भी ये विद्रोह असफल क्यों हो गया? अगली स्लाइड इसी पर है, विद्रोह की असफलता के कारण। इसके कई कारण थे। विद्रोहियों के पास साहस तो था, पर कोई केंद्रीय नेतृत्व और भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं थी। वहीं अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, रेलवे, टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं थीं। और सबसे बड़ी बात, कई भारतीय शासकों जैसे सिंधिया, होलकर और निजाम ने विद्रोहियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया। सर, अगर ये बड़े राजा भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो क्या नतीजा कुछ और हो सकता था? निश्चित रूप से। अगर ऐसा होता तो अंग्रेजों के लिए इस विद्रोह को दबाना लगभग नामुमकिन हो जाता। सर, एग्जाम अलर्ट में लिखा है कि शिक्षित वर्ग और व्यापारियों ने विद्रोह से दूरी बनाए रखी। ऐसा क्यों? उन्हें लगता था कि अंग्रेज भारत का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और ये जो विद्रोह है, ये देश को पीछे ले जाएगा। उनका समर्थन न मिलना भी एक बहुत बड़ी कमी थी। चलिए सर, अगली स्लाइड देखते हैं। विद्रोह का स्वरूप, मतभेद। यहाँ एक सवाल है,
सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम? यही सबसे बड़ा मतभेद है। जॉन सीली जैसे जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहा जो अपने स्वार्थ के लिए लड़ा गया। अच्छा। वहीं भारतीय इतिहासकारों ने इसे जन आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम माना, क्योंकि इसमें सैनिकों के साथ किसान, मजदूर और आम जनता भी शामिल थी। जी। और सबका लक्ष्य विदेशी शासन को खत्म करना था। तो सर, हमें इसे क्या मानना चाहिए? मतलब एक स्टूडेंट के तौर पर कौन सा व्यू सही है? देखो, दोनों पक्षों को समझना जरूरी है। इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना इसकी व्यापकता को कम करना है, और इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय संग्राम कहना भी शायद सही नहीं, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र में नहीं फैला था। मतलब बीच का रास्ता। सर, एग्जाम अलर्ट में एक और इतिहासकार का नाम है। हाँ, आरसी मजूमदार का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ये न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्रिटिकल एनालिसिस वाले सवालों के लिए इंपॉर्टेंट है। सर, विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? अगली स्लाइड है परिणाम, कंपनी राज का अंत। ये इस विद्रोह का सबसे बड़ा और सबसे सीधा परिणाम था। ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को नहीं संभाल सकती। अच्छा। इसलिए 1851 में एक कानून बनाकर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में दे दिया गया। कंपनी का राज खत्म। वाह। और गवर्नर जनरल का जो पद था वो अब वाइसराय कहलाने लगा, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। तो सर, कंपनी के जाने और सीधे महारानी का शासन आने से आम लोगों की जिंदगी में क्या कोई असल बदलाव आया? शुरुआत में तो ज्यादा नहीं, लेकिन नीतियों में बदलाव आया। अंग्रेजों ने अब भारतीय राजाओं को हड़पने की नीति छोड़कर उन्हें अपने साथ मिलाने पर ध्यान दिया। सर, एग्जाम अलर्ट में एक तारीख है। हाँ, इसे रट लो। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ी गई। यह तारीख और जगह दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है सर, अब आखिरी कंटेंट स्लाइड पर चलते हैं। सैन्य परिवर्तन और फूट डालो, राज करो। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी सेना में बड़े बदलाव किए। पील कमीशन बनाया गया। तोपखाने यानी आर्टिलरी पर पूरी तरह अंग्रेजों का नियंत्रण रखा गया। और सबसे खतरनाक नीति अपनाई गई, फूट डालो और राज करो। सेना में रेजिमेंट को जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर बांटा गया, जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। ओहो। ताकि सैनिक भारतीय होने से पहले अपनी जातीय धर्म के बारे में सोचें और उनमें कभी एकता ना हो सके। तो ये डिवाइड एंड रूल की शुरुआत सेना से हुई थी। इसी सेना में बहुत मजबूती से लागू किया गया था। उन्होंने सिखों और गोरखाओं को लड़ाकू कौम यानी मार्शल रेसिस का दर्जा दिया, क्योंकि इन्होंने विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। समझ गई। सर, आखिरी एग्जाम अलर्ट। और ये सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। 1857 के विद्रोह ने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए प्रेरणा का काम किया। भले ये विद्रोह असफल रहा, पर इसने आजादी की जो लौ जलाई वो आगे चलकर आजादी के आंदोलन में एक मशाल बन गई। वाह सर, आज तो 1857 की क्रांति का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। और ये रही हमारी आखिरी स्लाइड, आपकी सफलता की ओर एक और कदम। उम्मीद है दोस्तों आपको भी आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो फिर एग्जाम अलर्ट के संदेश के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।